हिंदुस्तान में धंधा कैसे बनता है? हिंदुस्तान एक कोई कॉमन सिंगल जनता नहीं है। हर 10-10 करोड़ की जनता बिल्कुल अलग है। आप कौन सी जनता को केटर करना चाहते हो, आप डिसाइड करो। स्कोप सब जगह बहुत बड़ा बड़ा है। कौन सी ऐसी ग्रेवयार्ड कैटेगरीज है हमारे इधर जहाँ पे हर कोई बिजनेस चालू करता है लेकिन लगभग डुबाते ही है? कपड़े का जो बिजनेस है उसमें लोग एंट्री भी लेते हैं और सबसे ज्यादा फेलियर रेट भी होता है। जो लेंसकार्ट की स्टोरी है, जैसे कौन सी और कैटेगरीज है जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रही है? मतलब अगर आपको केवल ब्रांड लेड वो बनाना है, किसी भी कैटेगरी में घुस जाओ, टेबल में घुस जाओ, चेयर में घुस जाओ, पेंट में घुस लो, मतलब हर वो जगह जहाँ 10 ब्रांड टॉप के 5 ब्रांड नहीं एग्जिस्ट करते। आई थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर यू टू गो एंड क्रिएट ब्रांड। कौन सी चीजें जो लोग सर्च कर रहे हैं बट उनके सप्लायर्स बहुत कम है? ई रिक्शा का, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में धूम मची हुई थी, चाहे उसका बैटरी है, रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं, मोबाइल एक्सेसरीज की। आप ऐसे सोचो इंडिया में 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, बहुत बड़ा मार्केट। चाइना +1 जो पूरा वर्ल्ड कोविड के बाद इधर आ रहा है, आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई है। मेरे को बेटर प्राइस और बेटर क्वालिटी जहाँ मिलेगी, मैं 80% वॉल्यूम तो वहाँ रखूंगा, लेकिन इंश्योरेंस के लिए 20% वॉल्यूम इधर रख लूंगा। तो उस चाइना +1 करने से आपको केवल वो 10-20% का ही गेन मिलना था। पहले एक्सपोर्ट का मुंह भरने के बजाय पहले आप अपना इम्पोर्ट तो सुधारो। इफ आज आप 25-30 ईयर ओल्ड होते, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था तो क्या करते? मोबाइल टेक्नोलॉजी और AI टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। तो अगर मैं 25 साल का होता तो शायद इस डायरेक्शन में कुछ करता। हर बिजनेस छोटा हो या बड़ा, अपनी ग्रोथ जर्नी में एक डिपेंडेबल पार्टनर की ज़रूरत फील करता है। इसी ज़रूरत को समझते हुए पोर्टर हर स्केल के बिजनेस के लिए एक ट्रस्टेड ग्रोथ पार्टनर बन गया है। SME से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक पोर्टर एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। पोर्टर अपनी वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ट्रक के थ्रू 20 किलो से लेके 4500 किलो तक के गुड्स को स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से हैंडल करता है। एंड ये उन बिजनेसेस के लिए आइडियल है जो अपना काम स्ट्रेस फ्री और एफिशिएंट तरीके से चलाना चाहते हैं। दिस एपिसोड इज सपोर्टेड बाय अवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर। अगर आप अपने बिजनेस के लिए डिपेंडेबल पार्टनर ढूंढ रहे हो, चेक आउट पोर्टर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अवर टुडेज गेस्ट इज दिनेश अग्रवाल, CEO ऑफ इंडिया मार्ट, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड को ग्राउंड लेवल से बढ़ते एंड बदलते देखा है। हम उनसे जानेंगे आज के बिजनेस की रियलिटी, ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस के बीच का फर्क और कैसे ग्राउंड लेवल पर पैसा और बिजनेस दोनों बनाए जा सकते हैं आज के ज़माने में। अलॉन्ग विद दिस हम इंडिया मार्ट के डेटा से पता करेंगे कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, AI और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर इंडिया को सप्लायर नेशन बनने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, और B2B बिजनेस को स्केल करने का सही तरीका क्या है, एंड कौन सी ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आज इंडिया में बेस्ड ऑन डेटा। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए और मुझे कॉमेंट्स में बताइए आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। मैं और मेरी सारी ऑडियंस जो है, अधिकतर हम लोग ये 25 to 40 ईयर्स के बीच के लोग हैं जिनको बिजनेस बनाना है इंडिया में और पैसे कमाने हैं बहुत। तो आपका प्लेटफॉर्म है। पैसे कमाने हैं लेकिन बाहर सड़क पे नहीं जाना है। हाँ, नहीं जाना है, बताओ कैसे जाना है। ऐसे क्यों बोला आपने कि बाहर सड़क पे नहीं जाना लोगों? आई थिंक स्क्रीन पे क्या हो सकता है, मतलब ये मैं अपने ऑफिस में भी बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं, कैटेगरी मैनेजर्स हैं, उनको मैं विकिपीडिया मैनेजर बोलता हूँ। मतलब रोड पे नहीं जाना। क्यों? मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो गई है आपको कि यार पहले तो कम से कम ऑनलाइन तो चेक कर लो, और ऑनलाइन चेक करने पे अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, that maybe that is sucking you in, and जो कि इंफॉर्मेशन हो सकता है कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं, कुछ 2-4% लोगों ने दुनिया के वो इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल रखी है जो कि रियलिटी से काफ़ी अलग हो सकती है, जो कि पहले टीवी में था या रेडियो में था। क्योंकि वो और भी मतलब कुछ पॉलिटिशियंस ने या कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कंट्रोल की हुई थी वो इन्फॉर्मेशन, विच वॉज नॉट द रियलिटी। तो वो रियलिटी अब शायद 2% लोग वहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी शायद जब तक आप एक्चुअल में
रोड पे नहीं जाओगे, एक्चुअल में फील्ड पे नहीं जाओगे, एक्चुअल में कस्टमर से नहीं मिलोगे, तब तक बिल्कुल अच्छा पल्स तो नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अभी भी कहने को इंटरनेट है सब कुछ, लेकिन फिर उसके ऊपर भी लोगों के अलग अलग मोटिवेशंस हैं। कौन सी रील वायरल होती है, या कौन सा व्हाट्सएप का पोस्ट वायरल होता है, या कौन सा वीडियो वायरल होता है, और कौन सा हटा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी तो आपको नहीं पता। ट्रू। तो आप अपने आँख कान पे थोड़ा विश्वास और करें, हाथ पैरों पे भी करें, आँख कान पे तो कर ही रहे हैं, बट वहाँ पे शायद दोनों जन आप और बेटर जान पाएंगे करने के लिए। कोई एग्जाम्पल दो आप, जहाँ पे आपने देखा कि रियलिटी में ये अलग ही चल रहा था लेकिन ऑनलाइन अलग चीज़ दिखी। क्योंकि ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, और जो बिजनेस करते हैं एटलीस्ट जिनका ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है, वो लोग तो ये मानते हैं कि भाई जब आप कस्टमर से बात करोगे, आपके जाके जो एक ऑटोमोटिव डीलर है जिसको आपको एक पार्ट बेचना है, वो अलग बातें कर रहा है, और ऑनलाइन आपको डेटा अलग दिखा रहा है कि जीडीपी में ये हो रहा है, इसके परसेंटेज वो है, इतनी डिमांड इतनी बहुत अलग रियलिटी होती है। एक इंडिया की अच्छी रियलिटी बताता हूँ। तो चूंकि हम बिजनेस में B2B का ही काम करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। शायद आपको या आपके बहुत सारे लोगों को भी पता है कि नहीं पता है। हम लोग ज़मीन कैसे नापते हैं? स्क्वायर फीट में। हम कमरा कैसे नापते हैं? स्क्वायर फीट में। अपने पेंटर से वो कैसे करते हैं कि कितने रुपए का तुम्हारा हिसाब हुआ? स्क्वायर फीट में। आपको मालूम है स्क्वायर फीट में लिखना इंडिया में जुर्म है। मतलब इलीगल है। इलीगल है। स्क्वायर फीट एज ए या फीट एज ए यूनिट इंडिया में लिख के आप बेच नहीं सकते हैं? इंडिया में MKS सिस्टम होता है, तो कोई भी टाइल आप खरीदने जाओगे, आप बाजार में बोलोगे कि भाई 1 फुट बाई 1 फुट की टाइल दे देना, लेकिन आपको 300 mm बाई 300 mm की टाइल मिलेगी। 1 फुट बाई 1 फुट नहीं लिखा होगा उसके ऊपर। तो अपने बिल पे ये लिख के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते, जुर्म है। तो फिर क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि चलते आया है। लेकिन वो बात भी सही है गवर्नमेंट की कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फीट में आधा पौआ या छटाक या आउंस, फरलॉन्ग, तो बहुत सारी चीज़ें फेज आउट हो गई हैं। ऐसा नहीं कि सारी फेज आउट नहीं हुई, लेकिन अभी फीट जैसी चीज़ें फेज आउट नहीं हुई। अब शेर सवा शेर में कोई बात नहीं करता, सब कुछ किलोग्राम में बात होती है। मीटर में बहुत चीज़ों में बात होती है, लेकिन बहुत चीज़ों में अभी भी फीट में बात हो रही है। अपन अभी भी जो रोज़मर्रा की घर की चीज़ें हैं, दरवाज़ा कितने 3x7 का ले आना, बट 3x7 का दरवाज़ा नहीं होता। तो अब क्या है कि आपको जितना रिटर्न मटेरियल मिलेगा, जितनी PDF मिलेगी, जितनी कंपनी की जो भी कुछ वो मिलेगी, उसमें सब MM में लिखा होगा। और जितनी आप बातचीत करोगे वो सब फीट में करोगे। वो सब फीट में करोगे। केबल इंटरनेट अगर देखोगे तो शायद वहाँ सब कुछ MM में ही दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ तो रोज़मर्रा की जो बात पहुँच नहीं रही है। तो B2B का जितना भी पब्लिकेशन देखोगे वो सब MM में दिखेगा। नाइस। और ऐसे कौन से पैटर्न मैं दे देता। फिर दूसरी बात बताता हूँ। तो जैसे लोहा है, सरिया, मकान बनाते हैं, सरिया लगती है। तो सरिया जमाने से कोट होती है प्राइस पर kg। ओके। लोहा आजकल क्या चल रहा है? 57 रुपये पर kg चल रहा है। लेकिन सरिया की क्वांटिटी जब भी पूछी जाएगी कि आपको कितना चाहिए, तो कोई kg में नहीं पूछता, वो टन में पूछता है। क्योंकि 1 किलो कोई नहीं खरीदता। 1 किलो सरिया थोड़ी खरीदते हो आप, 2 किलो सरिया थोड़ी खरीदते हो। तो उसका जो प्राइस है वो टन में ही है। लेकिन बोलचाल की भाषा में तो पब्लिश टन में होता है। कि आज का प्राइस है 5780, तो उसका प्राइस हो गया 57 रुपये 80 पैसा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होगी जो रियलिटी मार्केट में जाते बात मार्केट में जाओगे आप तो रियलिटी बहुत कुछ अलग है। तो अगर आप प्योर ऑनलाइन बनाते हो कोई चीज, मतलब केवल आपने 4-5 गूगल के सर्च देख ली, 4-5 क्यों, अब 10-20-50 भी देख ली, तब भी मतलब आप अगर PDF जैसे मैं बता रहा था MM वाली, तो आप टाइल्स की
500 पीडीएफ देखोगे तो 480 में आपको एमएम में मिलेगा। आपके पास बहुत डेटा होगा, ये ऑन ग्राउंड तो होगा क्योंकि इतना सालों से धीरे 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 करके बनाया, एंड ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म की वजह से भी आपके पास बहुत डेटा होगा क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे विथ योर प्लेटफॉर्म। तो ऐसे सबसे काउंटर इंट्यूटिव ऐसा डेटा कौन सा देखा जो आपको भी सरप्राइज कर गया कि यार ये कैसी चीज़ दिख रही है प्लेटफॉर्म पे? तो एक दिन मैं ऐसे देख रहा था कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड, जनरली हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो 3 तरह के वो होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड या LLP बनाते हैं जो कि प्रॉपर MCA में रजिस्टर करके प्रॉपर शेयर होल्डिंग रजिस्टर, या पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, वो हम और आप आपस में दस्तखत कर लेते हैं, हो गई, बन गई पार्टनरशिप। या प्रोप्राइटरशिप तो इंडिविजुअल है ही है। तो मैं ऐसे देख रहा था कि एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि हमारा जो कस्टमर का रिटेंशन है और कस्टमर का अपसेल है वो अगर मैं अलग अलग कट्स पे निकालता हूँ या अलग अलग स्टेट्स पे निकालता हूँ तो वो कैसे बिहेव करता है अक्रॉस दीज थिंग्स, अक्रॉस टर्नओवर, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये मैं करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाकी पूरे इंडिया में ज़्यादातर 10-12% लोग पार्टनरशिप हैं। गुजरात में 22-24% लोग पार्टनरशिप है, डबल। जब मैं गुजरात जाके जब जाऊंगा तो एक्चुअली इसको ऑन ग्राउंड ही पूछूंगा। इसका कोई मुझे आंसर नहीं मिला कि वहाँ पे ऐसा क्यों है। मतलब पूरे इंडिया में वो 8 से 12% है और वहाँ वो 20 से 24% है। 24%, ठीक है, अलग अलग सिटीज में। तो क्यों है नहीं पता नहीं लगता। तो अब जैसे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश करोगे तो आपको बिजनेस आएगा, धंधा आएगा, और गुजरात लोएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब बिजनेस में तो मैंने जो इंग्लिश की उनकी वो है प्रोफिशिएंसी वो लोएस्ट है। और आप सोचो कि गुजराती अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके कहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं। दूसरी बात बताता हूँ, गुजरात का मेरा बायर का पेनिट्रेशन, जो बायर इंटरनेट पे आके सामान ढूंढता है, वो लोएस्ट है अक्रॉस इंडिया। लोएस्ट मतलब इन दी बिग सिटी, बिग स्टेट्स, छोटे वाले छोड़ देता हूँ। और उसका जो सेलर साइड का पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, वो हाईएस्ट है। वहाँ कोई खरीदता नहीं, सब बेच ही रहे। मतलब खरीदता नहीं कि मेरा सिंपल इंसाइट ये है कि लोग वहाँ के आसपास के लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, लेकिन फिर भी उनको अपॉर्चुनिटी पता है कि अच्छा इंटरनेट से बेचते हैं तो बाहर दुनिया में लोग देख रहे होते हैं या बाहर दूसरे सिटीज़ में लोग देख रहे होते हैं। सो दे अंडरस्टैंड द इंटरनेट एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम, वेदर और नॉट दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पस, ओन सोर्सिंग। तो परचेज भले यहाँ से करें नहीं करें, हाँ, तो दे आर लीस्ट इंटरनेट यूजर इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेकिन हाईएस्ट पेनिट्रेशन है इंडिया मार्ट पे। ऐसी कौन सी चीज़ें जो ये सब स्टेट्स का डेटा होता है आपके यहाँ, सब लोग बेच रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो लोग सर्च कर रहे हैं डेस्परेटली बट उनके सप्लायर्स बहुत कम हैं? तो अभी ऐसी वाली बहुत सारी चीज़ें, तो बीच में जैसे जब ये इसका तेजी से काम चालू हुआ ई रिक्शा का, तो पिछले करीब ई रिक्शा कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, मुश्किल से 7-8 साल तो हुए हैं। एंड पिछले जब कोविड के बाद से एकदम से ई रिक्शा बिल्कुल छा गया। और ई रिक्शा सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि अगर इंडिया के हिसाब से ई रिक्शा या फूड डिलीवरी या ई कॉमर्स डिलीवरी या इंस्टामार्ट जैसी कुछ चीज़ें हुई हैं, एंड मुझे पता है कि इसके कुछ नेगेटिव लोग बोलने वाले भी हैं कि भाई SMEs पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किराना शॉप्स पे क्या हो रहा है, लेकिन जितना जैसे IT इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा काम हुआ था, ढेर सारा Y2K में छोटा मोटा कन्वर्जन, BPO में बहुत, या कुछ डेटा एंट्री का काम, ट्रांसक्रिप्शन का काम, बहुत एम्प्लॉयमेंट, कॉल सेंटर का काम, जहाँ पे मास में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लोगों के लिए।
वहीं पे उससे नीचे की अगर स्किल सेट वाली थी तो आपके पास सिवाय हैंड लेबर के और कुछ काम बचता नहीं था। हाँ कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बन जाओ, उसके अलावा मतलब वो भी कितने बन जाओगे, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तो फिर अब आप कंस्ट्रक्शन वर्कर ही बन सकते थे। ई रिक्शा इटसेल्फ में बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी। बच्चे लोग खैर वो तो आप नहीं बना सकते या, लेकिन उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में धूम मची हुई थी और अभी भी शायद है, चाहे उसका बैटरी है, चाहे उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं, चाहे उसकी टायर है, चाहे उसका रिम है, चाहे उसका रिपेयर, मतलब उससे रिलेटेड में हजारों सामानों में लगा हुआ है। मोबाइल एक्सेसरी अपने आप में आज की तारीख में मतलब एंडलेस मोबाइल एक्सेसरी इज द कीवर्ड। एंड एक्सेसरी मतलब एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी, क्योंकि आप ऐसे सोचो इंडिया में 800 मिलियन या 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, चाहे वो फीचर फोन मोबाइल, क्योंकि 80 करोड़ लोग तो इंटरनेट ही एक्सेस कर रहे हैं, तो 20 करोड़ तो नॉन इंटरनेट वाले भी मोबाइल कनेक्शन होंगे, तो 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। बहुत बड़ा मार्केट है। उन 100 करोड़ का चार्जर से लेके केबल से लेकर के, मतलब सप्लाई कम तो मैं नहीं कह सकता, बट डिमांड ज़्यादा है। ओके तो डिमांड है, अब सप्लाई कम तो आपको अपनी निश ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा सप्लाई कम तो नहीं रह सकती है। मतलब आप, वही मैं कह रहा हूँ ना, शॉर्टकट सप्लाई कम वाला प्लीज मत ढूंढे, डिमांड जहाँ है वो ढूंढ ले। बट ऐसी भी तो कैटेगरीज होती हैं जो मे बी डिफिकल्ट होती है एंटर करना, और उनमें किसी रीजन से डिमांड बढ़ती है कि 20-30% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है तेजी से, और सप्लाई कम है, सप्लाई 5-10% से बढ़ रहा है, एकदम से नहीं बढ़ पाया, वो उतनी कैचअप नहीं कर पाया। वो जैसे आप एनवीडिया की चिप्स ही देख लीजिए, या मतलब तो वो कोविड टाइम में ऐसा बहुत हुआ, अचानक से ना प्रिंटर की अचानक से हमारे यहाँ डिमांड ना बढ़ती चली गई और वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो पता लगा कि डिमांड मल्टीप्लाई होता है क्योंकि शॉर्टेज हो रखी है, क्योंकि प्रिंटर पीछे से आ ही नहीं पा रहा है, कंप्यूटर प्रिंटर, यहाँ तक कि टेबल्स की, चेयर्स की डिमांड, पैजामा की डिमांड, ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि घर में लोग दिन भर रहने हैं। तो पहले शायद आपका 2 पैजामे में काम चल जाता था, अब आपको 4 पैजामे चाहिए, अब डबल हो गए अचानक से डिमांड, पूरे कंट्री की डिमांड डबल हो गई, तो पैजामा की डिमांड डबल हो गई। तो ऐसे वाली बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी की डिमांड टाइम टू टाइम अप एंड डाउन होती है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि मैं 2000 से के आसपास से सोलर पे देखता हूँ। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया, देखो साउथ इंडिया का बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं पता है कि वहाँ पे कितने दिन धूप निकलती है या कितने दिन पानी बरसता है, बट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर साल के 320 दिन धूप निकलती है। मतलब नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया 320 दिन धूप निकलती है। तो हार्डली कोई 50 दिन ऐसे होते हैं जो बादल बारिश के होते हैं, बाकी 300 दिन पूरी धूप निकलती है, और अच्छी मतलब 12 घंटे 13 घंटे की धूप निकलती है, 11 से 13 घंटे की अच्छी धूप निकलती है। और इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन गांव-गांव तक उतना अच्छा है भी नहीं। तो सोलर से रिलेटेड जितना भी कुछ है, और फ्री की बिजली है भाई, मतलब आपको केवल आ रही है, कैच करनी है, तो उसके ऊपर कोई सरकार का कंट्रोल भी नहीं है। तो अगर आपके यहाँ तेल निकल आया आपके घर के नीचे, तो वो सरकार का है, लेकिन आपके यहाँ पानी बरस गया, वो सरकार का नहीं है। धूप आ गई वो सरकार का नहीं है, धूप आ गई वो सरकार के नहीं है। तो आप उस धूप से अपना पानी से अपने खेत में डाल सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसे उस धूप को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स फ्री वो है, सन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वो अभी मतलब 50 सालों तक, क्योंकि अब छोटे छोटे पावर सेल्स बन गए हैं, उनको आप लगा दो, ऊपर रख दो, जैसे हम धूप में सामान रखते हैं अपना सुखाने के लिए, वैसे आप रख लिया दिन में, एनर्जी इकट्ठी हो गई, अब आप इस्तेमाल करो जहाँ भी इस्तेमाल करना है। एनर्जी स्टोरेज में बहुत कुछ काम होने को बाकी है। एनर्जी स्टोरेज मतलब बैटरी, उसमें बहुत कुछ काम और बहुत हमेशा डिमांड बनी रहेगी। सिमिलरली इसको एनर्जी कलेक्शन, मतलब एनर्जी कलेक्शन में बोलूँ तो बाल्टी, इक्विवेलेंट ऑफ बाल्टी। तो बाल्टी हर घर में है, बाल्टी और टब हर घर में है,
बिना उसके काम नहीं चलता, बाल्टी लोटे के बिना काम नहीं चलता। वैसे समझिए कि ये जो सोलर सेल हैं वो बाल्टी लोटा बनने वाले हैं। इतनी डिमांड होगी कंट्री। हाँ, मतलब इतनी कॉमन चीज हो जानी है। जैसे हर घर में बाल्टी लोटा होता है, अब आपके घर में अगर सोलर का एनर्जी कलेक्टर, हाँ एनर्जी कलेक्टर तो होना चाहिए, एनर्जी स्टोरेज तो होना चाहिए ना। क्योंकि ना मैं बहुत सारे जितने सोलर में जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर के इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस ओनर थे बड़े बड़े भी, जिन्होंने 1000, 5000, 10,000, 25,000 करोड़ के धंधे बना दिए, मैं उनसे भी बात करता हूँ जब, वो भी यही बात बोल रहे हैं जो आपने बोला कि ये इतनी बड़ी वैल्यू चेन है कि इसमें सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट्स आप सुनते हो कि अच्छा अदानी ने ये किया, अंबानी ने ये किया, इसने ये किया, पर वो सब भी इतने छोटे छोटे लोगों से खरीदना चाहते हैं चीज़ें कि जो है नहीं। और बहुत सारी इस पूरी वैल्यू चेन में चीज़ें बाहर की कंट्री से आती है, इंपोर्ट होती है। तो अगर उसके भी आप एक एक प्रोडक्ट्स को पकड़ लो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो बहुत अपॉर्चुनिटी लोगों को कि वो यहीं पे या तो बनाएं या इंपोर्ट करें या बेचे या उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, जो इतना आसान नहीं है, पर स्टिल अपॉर्चुनिटी बहुत है। वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनके सप्लायर्स लोकल कैसे ढूंढें। हाँ, मतलब लोकल कैसे ढूंढें, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, तो पहली बात तो आप ऊपर में ये देखो कि उसकी कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफाइनमेंट, उसमें फिर अब उसके हर एक पीसेस के अंदर आप उसकी ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, मार्केटिंग में जाना चाहते हो, रॉ मटेरियल में जाना चाहते हो, मशीनरी में जाना चाहते हो, फिर उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हर मतलब एक पूरी एक बिजनेस लाइन जब खुलती है। और अनलाइक कि बहुत सारा वाटर हमारा यहाँ पल्यूट हो जाता है क्योंकि भगवान ने उसका स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम दिया था हमको नदियों के रूप में, हमने उसको, लेकिन ये पल्यूट नहीं हो सकता, मतलब जो सन से आता है वो इतना ज़्यादा, मतलब अगर हम रास्ता ही पल्यूट कर दें उसका मतलब, जो आजकल पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, वो बात अलग है, वो एक अलग बात है, बट इन जनरल एक वो है। दूसरा अगर आप देखो तो मैंने जैसे मोबाइल एक्सेसरी बताया, अब मोबाइल के अराउंड आप सभी लोग कर ही रहे हैं। इनफैक्ट आप देखो तो मोबाइल क्या है, मोबाइल में एक हार्डवेयर है जो, चलो मान लेते हैं कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं ओन करते, कोई गूगल ओन करता है, बट अब उसके ऊपर ऐप्स हैं। मतलब आप कोई भी जना ऐप बना रहा है और बना ही रहे हैं लोग। मतलब सभी लोग, अगर ऐप नहीं होता, आज यूट्यूब नहीं होता, आज रील नहीं होती, आज व्हाट्सएप नहीं होता, तो हम ये नहीं कर रहे होते। तो मोबाइल के अराउंड, और मोबाइल दुनिया में 80% लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ये मान लिया जाता है कि 80% पहुंच गया, मतलब 100% पेनिट्रेशन है, हर आदमी को है। अब हर आदमी को है तो, और ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसकी की लाइफ टाइम वैल्यू टिपिकल 3 साल, 5 साल, 4 साल, मतलब 2 साल से लेके 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना फैंसी यूज़ करना चाहता है या कौन कितने पैसे लगाना चाहता है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी, तो 2 से 5 साल के बीच में, 3 से 5 साल के बीच में। अब उसके अराउंड में, अब उसको एज ए फैशन स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है कि भाई उसके ऊपर मैं अलग अलग एसेसरीज लगाऊं, यूटिलिटेरियन एंगल हो सकता है कि उसकी मैं मोबाइल स्टैंड बनाऊं, मोबाइल स्टैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, कि उसके ऊपर स्टिकर लगाऊं, कि तो एक तो ये बिल्कुल उसको सजाने, और उसके यूटिलिटेरियन, उसका चार्जर, उसका रखने वाला चार्जर, ऐसे वाला चार्जर, वैसे वाला चार्जर, बेड टाइम चार्जर, ऑफिस चार्जर, दिस दैट। एंड दूसरा उसके अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अब 6 बिलियन लोगों को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसके ऊपर कितना कुछ कर सकते हो। मतलब वहाँ पे ना बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, और ये लोग सोचते हैं ना कि बस अब यह हो गया, इसके बाद थोड़ी ना कुछ। Every 5 years this will open up newer avenues for distribution, तो कितना डेटा कलेक्ट हो रहा है इससे की वजह से, जो कि पहले कंप्यूटर से तो कलेक्ट नहीं हो सकता था। और अब इतनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो गई है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हो गई है, और अब इतनी टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी, क्या एआई एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था 1975 में? यस, पढ़ाया जाता था, बट क्या हमारे पास उस टाइप की CPU थी? क्या हमारे पास उस टाइप का मेमोरी था?
क्या CPU मेमोरी बन नहीं सकता था? बन सकता था, हमारे पास इतना डेटा ही नहीं था, डेटा कलेक्शन का कोई तरीका ही नहीं था। अब हमारे पास वो डेटा कलेक्शन के तरीके हैं, इसलिए फटाफट CPU भी बन रहा है, फटाफट सब एडवांसमेंट भी हो रही है, मॉडल भी बन रहे हैं। तो हर 5 साल इसमें बहुत कुछ और होने की वो है। आप इसके दूसरी साइड भी जा सकते हो कि मैं फेक डिटेक्शन करूंगा वो भी एक बिजनेस है, सिक्योरिटी करूंगा, वो भी एक बिजनेस है। तो मोबाइल के अराउंड आप मतलब बहुत मोबाइल का सॉफ्टवेयर, मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेसरीज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड टू एंड सर्विसेज, मतलब ऐप एज ए सर्विस, मतलब कुछ भी। इंडिया मार्ट भी आज की तारीख में ऐसे कह तो मोबाइल सर्विस ही कर रहा है, मतलब 60% 65% ट्रैफिक मोबाइल पे ही है। तो मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा पीस है। टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अभी जैसे China +1, वो सब बोलते हैं कि इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है एंड इंडिया को उससे फ़ायदा भी होगा, लेकिन आप एक चीज़ से बात करते हो कि चाइना सप्लाई नेशन बना था, इंडिया अभी सप्लाई नेशन नहीं बना है। इज इट सप्लाई नेशन टू दी वर्ल्ड भी नहीं बना है, और मतलब टू इंडिया इटसेल्फ भी नहीं बना है अभी तो, आई थिंक। और तो चाइना कैसे सप्लाई नेशन बना, उन्होंने क्या करा, एंड देन फिर इंडिया कैसे सप्लाई नेशन बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, सो दैट वो जो अपना एक सेक्टर है जहाँ पे हम कंपैरेटिवली दुनिया के सामने स्ट्रांग हैं, एटलीस्ट अगर उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ में देखें और अपनी करंट स्ट्रेंथ देखें तो हम टॉप 5 में तो आएंगे, भले AI में भी नहीं आते। हाँ, तो देखिए, एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक था, चाहे वो, मतलब वीक नहीं कहूँगा, मतलब लेकिन एट पार नहीं था, कॉस्टली था। मतलब सेम ट्रक को यहाँ से कहीं तक पहुँचाने के लिए, दिल्ली से बॉम्बे तक पहुँचाने के लिए अगर मान लो 22 घंटे का ड्राइव है तो उसको 44 घंटे लगते थे, बिकॉज रास्ता ख़राब था, रास्ते में रुकावटें थी, नो एंट्री थी, बाईपास नहीं था, इस टाइप के इश्यूज हैं। तो अब अगर एक ट्रक जिसको 22 घंटे में छुट्टी मिल जानी चाहिए थी वो 44 घंटे चलेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। सिमिलरली जो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग हब्स या पार्क्स या वो बनाए, तो जैसे नोएडा बना हमारे वहाँ पे, या गुड़गांव के आगे उधर मानेसर वगैरह बने, फरीदाबाद बना, वहाँ पे कभी कभी किसी शहर में ज़्यादा बन जाता है, किसी शहर में कम रह जाता है, तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो इतनी डिमांड भी नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ से इंटरनल हम अपना रास्ता तय कर रहे थे $2,000 से $8,000 पर कैपिटा PPT, ठीक है। चाइना रास्ता तय कर रहा था $5,000 से $25,000 का। तो आई थिंक हम दोनों के इनिशियल टेक ऑफ पॉइंट, ये आप कह सकते हो कि 1989 में तो हम दोनों बराबर ही थे। वही बोल रहा था कि 1990 से पहले है। हाँ, वहाँ तो हम बराबर ही थे। तो इंटरनल डिमांड में भी उनकी भी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी एक्सपोर्ट मनो दुनिया में। तो दो बातें थी, एक तो अपने को थोड़ा इजी मनी आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ IT इंडस्ट्री। देखो उतने से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको इजी मनी आना शुरू हो गया तो आपका पूरा ध्यान जहाँ पैसा आ रहा है उधर तो लगाओ। तो सब एंटरप्रेन्योर्स वहीं चले गए और सब गवर्नमेंट भी वहीं थे, गवर्नमेंट भी, मतलब, और इंजीनियरिंग कॉलेज बनने लग गए, उसमें जो भी पैसा वैसा, मतलब पॉलिसी पैसा जो भी लगा तो उधर ही चले गए, वहीं से जो निकले वो और वहीं पे लगा। क्योंकि एक इन्फोसिस, एक TCS का जो सक्सेस स्टोरी थी उसकी वजह से पूरा नोएडा, पूरा गुड़गांव, पूरा हैदराबाद, पूरा बेंगलोर, पूरा चेन्नई, वो सब मिनी इन्फोसिस बनने का सपना देखने लग गए। एंड व्हाई नॉट, मतलब जहाँ पे जिसके यहाँ जो सक्सेस हो उसको ज़्यादा वो करना ही चाहिए। और दूसरा जो उसकी वजह से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ज़रूरत थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए बहुत हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पावर हो, रोड हो, और या तो हमने, और हमारी ज़रूरतें, बिकॉज उधर की साइड पे IT वाले आ रहे थे, और मतलब हमारा टेलीकॉम, बैंकिंग, सारा टेलीविज़न, ये वाला सेक्टर अच्छा चल रहा था, तो उसकी वजह से
जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुई भी वो हुई एयरपोर्ट्स में या मतलब ऐसी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में, ना कि ट्रक ट्रांसपोर्ट में। तो जिसके ऊपर शायद स्टार्टिंग फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, नोएडा से आगरा का, उसके बाद यूपी में एक अच्छा खासा 4-5-6 एक्सप्रेसवे का काम हुआ है। तो जो वाजपेयी जी ने वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट्स बोले थे, उसके बाद अगर उसको हर साल मल्टीप्लाई करते चले जाते, वो आई थिंक उन्होंने शायद वो चाइना जैसी किसी चीज को देख के ही बोला होगा। तो वहां पे जो चाइना में ना ईज ऑफ डूइंग दैट प्रोडक्शन इन टाइम और ऑटोमेटिंग दैट प्रोडक्शन इन टाइम, क्योंकि इंडिया में कुछ और भी काम कर रहा था कि यार इतनी लेबर का हम क्या करेंगे, हम इतना सारा ऑटोमेट तो नहीं कर सकते, थिंग्स लाइक दैट। तो उसकी तरफ भी हो सकता है कि कुछ चूक गए होंगे हम। फिलहाल नेवर लेट, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि छूट गई गाड़ी। हाँ, कोई छूट गई गाड़ी। अभी आपके यहाँ के सारे लोग 30 साल के ही हैं मतलब कोई बहुत लेट नहीं हुआ, कोई बहुत लेट नहीं हो गया कि हम लोग 45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं। तो जब भी आप कोई सामान इंटरनल बनाना शुरू करोगे, धीरे धीरे इंपोर्ट बंद हो जाएगा। बट अब जैसे चाइना +1 जो पूरा वर्ल्ड कोविड के बाद इधर आ रहा है, आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई है? कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे एक्चुअली लोग यहीं से खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे डिमांड आई है बाहर के लोगों की? ये थोड़ा मतलब थोड़े दिन के लिए होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, बिजनेस हो चाहे कंज्यूमर हो, उसको क्वालिटी और प्राइस इम्पोर्टेंट चाहिए होता है। और तीसरा उसको मतलब कुछ ये चाहिए कि इंश्योरेंस चाहिए, मतलब चाइना +1 या तो डाइवर्सिफिकेशन इंश्योरेंस। डाइवर्सिफिकेशन इंश्योरेंस की वजह से कोई आदमी 2-4-5% तो प्राइस ज़्यादा दे सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। 2-4-5% क्वालिटी में अप डाउन कर लेगा, कंप्रोमाइज़ कर सकता है। बट अगर वो करेगा तो फिर वो 10% 20% वॉल्यूम उधर रखेगा, अगर वो पूरा नहीं देगा। हाँ, मतलब अगर मेरे को बेटर प्राइस और बेटर क्वालिटी जहाँ मिलेगी, मैं 80% वॉल्यूम तो वहाँ रखूंगा, लेकिन इंश्योरेंस के लिए 20% वॉल्यूम इधर रख लूंगा कि कल पे कहीं वहाँ पे खतरा है तो मैं कम से कम मेरा बंद ना हो जाए। हाँ। तो जो डाइवर्सिफिकेशन, तो उस चाइना +1 करने से आपको केवल वो 10-20% का ही गेन मिलना था, क्योंकि अभी यू हैव टू बीट योर स्पीड एंड प्राइस एंड क्वालिटी, ऑल 3 टू गेन दैट रेस्ट 80% एंड और रेस्ट 60%। तो वो अभी होना चालू हुआ नहीं है कहीं कहीं पे। ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर नेग्लेक्ट हो रहे होंगे, मतलब अभी यहाँ पे काम नहीं हो रहा, जहाँ पे मतलब ध्यान नहीं गया बस जैसे कौन से सेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं? मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सेक्टर है। अभी कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि सीसीटीवी कैमरा भी अभी पूरा का पूरा इंडिया में नहीं बन पाता, जबकि हर गली, हर नुक्कड़, हर रेस्टोरेंट, हर लिफ्ट, हर उसमें है। अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी यूजफुल इंडस्ट्री है। स्टील में भी अभी बहुत कुछ है, मतलब है अभी बहुत सारी आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट से, अगर आप एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें। मैं पहले कर रहा हूँ कि पहले एक्सपोर्ट का मुंह भरने के बजाय पहले आप अपना इंपोर्ट तो सुधारो, तो इंपोर्ट तो कम करो। मतलब जहाँ बहुत सारे इंपोर्ट जो कर रहे हो उसे बंद करो, ताकि तुम यहीं पे बंद करो। मींस पहले यहाँ बनाओ ताकि बंद हो, मतलब दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ, मतलब डोंट डू दैट प्रोटेक्शन करने से नहीं बंद होगा। हाँ, यहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव करो ताकि हम यहाँ से चीजें उठाने लगे। अपने आप नेचुरली होगा ना वो। भाई कोई जना बाहर से इंपोर्ट क्यों करेगा, मतलब किसी को क्योंकि या तो कोई चीज सामान इसलिए इंपोर्ट होती है कि मुझे ब्रांड चाहिए, चलो मान लो मुझे प्राडा चाहिए, तो ठीक है, प्राडा चाहिए तो मुझे एप्पल चाहिए ना, बनाओ एप्पल इंडिया में। दैट गवर्नमेंट कैन फोर्स देम कि ठीक है जी, आप
आपको 50% सामान ये इंडिया में बनाना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट। आपकी यहाँ पे बड़ी अच्छी डिमांड चल गई है, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इम्पोर्ट, अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो ज़्यादा ड्यूटी लगा दूंगा। 2000 जिनका कि ब्रांड भी बाहर का है, जो ब्रांड की वजह से बिकता है, नॉट कि जेनेरिक पार्ट है, मतलब वो तो फिर आपको क्वालिटी से ही जीतना पड़ेगा, क्वालिटी एंड प्राइस से। जो ब्रांड की वजह से आप खरीदते हो उसको आप इस तरह से फोर्स कर सकते हो कि भाई ये तो आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम 10-20% एडिशनल ड्यूटी लगा देंगे। कौन सी ग्रेवयार्ड कैटेगरीज है हमारे इधर कि जहाँ पे हर कोई बिजनेस चालू करता है लेकिन लगभग डुबाते ही है? गारमेंट्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान में कपड़े का जो बिजनेस है, वो कपड़े का बिजनेस इज द मोस्ट कॉमन बिजनेस, चाहे वो D2C हो, चाहे वो मतलब ट्रेडिंग हो, B2B हो, ट्रेडिंग हो, B2B रिटेल खोलना हो, रिटेल हो, वो सबसे बड़ा बिजनेस है पूरे इंडिया में। मतलब इंडिया में आप बाजार जाओगे तो बाजार का मतलब क्या होता है? बाजार का मतलब कपड़ा और क्या होता है? बाजार मतलब कपड़ा, हाँ, या खाना। तो बाजार, और वह सबसे ज्यादा उसमें लोग एंट्री भी लेते हैं और सबसे ज्यादा फेलियर रेट भी होता है। मतलब उसी की पूरी चेन में चाहे वो लोग उधारी में मरते हैं, चाहे वो लोग होलसेल की उधारी में मरते हैं, चाहे वो लोग डिज़ाइन नहीं क्रैक कर पाते, चाहे वो प्राइस नहीं compete कर पाते, और ये इंडस्ट्री भी थोड़ी ना सिक्लिकल हो ही जाती कहीं ना कहीं से। मतलब कभी अचानक से कॉटन बहुत सस्ता हो जाता है, कॉटन बहुत महंगा हो जाता है, पॉलिएस्टर सस्ता हो जाता है, पॉलिएस्टर महंगा हो जाता है। कुछ तो इंटरनेशनल हवा चलती है इसमें, सब अप एंड डाउन हो जाता है। हाँ, इसमें ना चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं थोड़ी, तो और फिर भी अट्रैक्ट करती रहती है लोग। आज इतना भी बड़ा मार्केट है, फूड इतना बड़ा मार्केट है, मैंने जैसा बताया रोटी कपड़ा मकान इतना बड़ा मार्केट है, उसमें मकान फिर भी एक ऐसा मार्केट है। मकान मीन्स नॉट द मकान में द मोस्ट लुक्रेटिव एंड मोस्ट रिस्की बिजनेस इज कि आप बिल्डर बन गए। मतलब बिकमिंग ए बिल्डर और बिकमिंग ए कॉलोनाइजर और बिकमिंग कि आप फ्लैट बना रहे हो इज द मोस्ट रिस्की एंड मोस्ट रिवार्डिंग, बिकॉज वो अगर बीच में प्रोजेक्ट फंस गया तो आप पूरी तरह से गए। बट वो एज ए इंडस्ट्री अभी भी ऐसी है। इवन उस इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ कि कितने लोग बहुत सिंपल बिजनेस, केवल गिट्टी का, या केवल वो स्कैफोल्डिंग लगती है, या केवल फायर फाइटिंग का, या केवल पेंटिंग का, बहुत लोग करना चाहते हैं। मतलब बिकॉज उसका सामान पीछे से या तो उधार पे मिल जाता है, या इट्स इजी कि भाई लेके डाल दिया और किराए पे चढ़ जाता है। हाँ, वहाँ पे भी बहुत आना जाना है। मतलब मैं बेनाई से आना जाना है मीन्स बहुत सारे लोग आते हैं फिर चले जाते, बंद कर देते हैं। आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया मार्ट में आते हैं फिर चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन कैटेगरीज में लोग सक्सीड नहीं करते। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इंडिया मार्ट पे सक्सीड करते हैं, बहुत कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते, राइट? अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। बट जो कर पाते हैं वो भयंकर धंधा अपना बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। तो वो क्या ऐसा सही करते हैं? तो उसमें ना परसिवियरेंस का वो बहुत है, बिलीफ एंड परसिवियरेंस का बहुत है। तो बहती गंगा में देखो, जैसे मैं आज AI बोल रहा हूँ, अब इसी सेम चीज को आप या सोलर बोल रहा हूँ, इसको आप सोचते कैसे हो कि ये बहती गंगा में हाथ धोना है या ये गंगा मुझे पार लगा देगी? तो सेम गंगा, आप किस इंटेंशन से उसमें हाथ डालते हो या पैर डालते हो, इट विल हैव द सिमिलर इफेक्ट ऑन योर बिजनेस। तो अगर तो आपने इस इंटेंशन से हाथ डाला कि यार इसमें तो अभी ना शॉर्ट टर्म अच्छी डिमांड है, लोअर सप्लाई है, बढ़िया पैसे बन रहे हैं, कर दूं, हाँ घुस जा बस, या इसमें इस वक्त फंडिंग की बारिश हो रही है, हाँ तो फंडिंग मिल जाएगी और कर दूं, तो अगर आप उस इंटेंशन से, लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से घुसे हो कि नहीं यार AI इज हियर टू स्टे, सोलर इज हियर टू स्टे, मैं तो इसके अंदर मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे 10-20 साल अपना एक नया पूरा बिजनेस बनाना है, ये इंटेंशन का ही फ़र्क है। तो जो लोग इंडिया मार्ट ऐसे ज्वाइन करते हैं कि नहीं यार इंटरनेट पे ना बिजनेस होता है, सब लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे, कैसे नहीं होएगा? अगर आप ये सोच के घुसोगे तो बन जाए, तो बनेगा। क्योंकि होगा क्या, सिमिलर तरीके से है बिल्कुल। आप ऐसे समझ के चलो, जब आप दुकान खोलते हो कहीं पे बाजार में दुकान खोलते हो,
तो बाजार में दुकान आप ऐसे तो नहीं खोल देते कि 3,000 रुपये डाले और दुकान खोल दी। 3,000 रुपये डाले, आप 3 लाख रुपए कहीं से लाते हो, किराए पे लेते हो, सजाते हो दुकान, माल खरीद के लाते हो, कहीं से उधार लेके आते हो, तो आप कहाँ पे दुकान खोलनी है उसको थोड़ा ध्यान से करके खोलते हो। एंड फिर उस पर आप सुबह से लगे रहते हो, भाई ये तो हमारे पास नहीं है सामान, अच्छा ये नहीं है, कल से 4 लोग ये वाला सामान पूछने आ चुके हैं, ये वाला सामान भी कल से लाके दुकान पे रख लेता हूँ। या नहीं है भाई साहब, ये वाला दूसरा दिखा दूं। अब आप इंटरनेट पे अगर इस भरोसे से आए हो तो आप ऐसे करोगे और आप सक्सीड कर जाओगे। ऐसी कोई कैटेगरीज देखते हो इसमें जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रही है? अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रही है। मे बी पहले लोग खुला खरीद लेते थे, किसी भी चीज़ पे खरीद लेते थे, अब ब्रांडेड पे ही जा रहे हैं। लाइक आई लव कैटेगरी, मतलब ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है जो लेंसकार्ट की स्टोरी है। अनऑर्गेनाइज अनब्रांडेड कहानी थी जहाँ पे हर छोटी छोटी जगह पे ऑप्टिक्स की दुकानें होती थी, फिर एक ने कंसोलिडेट करके ब्रांड बना दी कि लेंसकार्ट ही है। भले अंदर मटेरियल काम सब सेम टाइप का होता है। जैसे तनिष्क में भी यही हुआ, तनिष्क में एग्जैक्टली सेम हुआ, ज्वेलरी कैरेट लेन में यही हो रहा है, तनिष्क में यही हुआ। सो आई लव दिस दी स्टोरी। जैसे कुछ है जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो पहले अनऑर्गेनाइज था, अनब्रांडेड थे। हाँ बट कि अब लोगों को फर्क पड़ता है। जैसे हेलमेट एक कैटेगरी थी, उसमें स्टील बर्ड है, स्टील बर्ड ही नाम है, क्या नाम है? स्टड्स है, स्टड्स, स्टील बर्ड राइट। तो अब लोग मांगते हैं वो कि वही वाला हेलमेट चाहिए। पहले लोग हेलमेट ले तो वो बहुत बड़ी बात। जैसे कौन सी और कैटेगरीज है? मतलब अगर आपको केवल ब्रांड लेड वो बनाना है कि मैंने क्वालिटी और ब्रांड लेड बनाना है, किसी भी कैटेगरी में घुस जाओ। मतलब आप टेबल में घुस जाओ, चेयर में घुस जाओ, पेंट में घुस लो, मतलब हर वो जगह जहाँ 10 ब्रांड, टॉप के 5 ब्रांड नहीं एग्जिस्ट करते, आई थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर यू टू गो एंड क्रिएट ब्रांड। तो जैसे कौन सी ऐसी कैटेगरीज होगी जहाँ पे आपको लगता है ये टॉप 10 ब्रांड्स नहीं है? ब्रांड्स मतलब अभी तो आप देखो, टेबल चेयर अभी कोई इंडिया में नेशनल ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है, मतलब गोदरेज है, कुछ है, फेदर लाइट है, कुछ है, मतलब नीलकमल है, कुछ है। बट आई एम सेइंग कि ये सारी की सारी कैटेगरीज में अभी बहुत स्कोप है कि अगर आप 10-20 ब्रांड लेड बनाना चाहते हो, मतलब क्वालिटी ब्रांड उस तरह से बनाना चाहते हो, वैल्यू क्रिएशन करना चाहते हो, तो 2 अलग अलग बातें हैं कि आपको बिजनेस बनाना है। बिजनेस बनाना मतलब जो आपको सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स का बिजनेस बनाना है, वो एक पीस है, और ब्रांड बना देना है, वैल्यू क्रिएट, वो फिर वैल्यू क्रिएट कर देनी, वो दूसरा पीस है। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप या मतलब जिसको स्टार्टअप जिस पर्पस के लिए, जिसमें फंडिंग होती है या वो होता है। तो इंडिया मार्ट में ज़्यादातर हम जो चीज़ें कोशिश करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम आपको एक यूनिट इकोनॉमिक्स लेड बिजनेस बनवाएंगे। मतलब उसमें हो सकता है कि किसी में यूनिट इकोनॉमिक्स कभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहती हैं, किसी में कभी किसी कैटेगरी में नहीं रहती। कौन सी कैटेगरी में बहुत फेवरेबल है और कौन सी में नहीं? कौन सी कैटेगरी में बहुत फेवरेबल है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जाओगे कि जितनी कंप्लीटली अनब्रांडेड या कंप्लीटली अननोन कैटेगरी है, हेल्थ कॉन्शियस कैटेगरी है, मैं आपको वो बताता हूँ। हमने IGP.com करके एक बिजनेस मैंने चालू किया था 1999 में, दिवाली पे मिठाई पहुंचाने का, इंडियन गिफ्ट पोर्टल के नाम से। और उसमें हमने देखा कि तो हम पहले वो दिवाली का किया था, फिर वो बर्थडे गिफ्ट किया, और एक नेचुरली राखी पे लोग भेजते हैं मिठाई। तो ऐसे करके हमने ई-कॉमर्स चालू किया, क्योंकि उस समय ई-कॉमर्स ये था कि खुद के खरीदने के लिए क्या ई-कॉमर्स, लेकिन अगर किसी को दूर डिलीवरी करानी है तो उसके लिए ई-कॉमर्स मेड सम सेंस। तो उसमें समझ में आया कि ये राखी में इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मैंडेटरी फॉर पीपल टू डू दिस गिफ्टिंग। अनलाइक इन दिवाली में भेजूँ ना भेजूँ, मेरी इच्छा, बर्थडे में मैं भेजूँ ना भेजूँ, केक भेजूँ ना भेजूँ, मिठाई भेजूँ ना भेजूँ, कार्ड भेजूँ ना भेजूँ, लेकिन राखी इज मैंडेटरी। एंड राखी में राखी की वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कितने का खरीद के भेजी है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे मुझे लगना चाहिए कि मैंने 1100 की राखी भेजी है। तो राखी की सजावट इम्पोर्टेंट है, धागे की वैल्यू नहीं, धागे की वैल्यू नहीं इम्पोर्टेंट है। इट मेड वेरी हाई मार्जिन सेंस। सो वेयर एवर इट इज, जहाँ पे देने वाले का या खरीदने वाले को है कि मुझे इतने का गिफ्ट चाहिए,
वो सेंस करता था वहाँ पे अभी आप देखो तो, अब जैसे आप समझ लो कि कपड़े में ही है, तो कपड़े में कपड़ा तो मतलब वही 40 रुपए मीटर ही आता है या 100 रुपए मीटर ही आता है, मतलब जो ये ऊपर का ड्रेस मटेरियल है वो टिपिकली 50 रुपए मीटर है, मतलब मैंने इसे 50 रुपए मीटर मतलब 25 से 75 कुछ भी हो सकता है। और या अगर आपका वो शूटिंग का आइटम है तो वो 100 रुपए मीटर है, अब वो 80 से 120 के बीच में होता है। अब उसको आप कैसे भी बेच लो, कपड़ा तो ऐसे ही रहेगा। लोहा है फॉर एग्जाम्पल, तो लोहा है 50 रुपए किलो है, तो आप लोहे की चेयर ही बना लो या आप लोहे का छोटा सा गमला ही बना दो, और फिर गमले को जैसे ही आपने पेंट किया या वो लोहे के स्टैंड को जैसे ही आपने पेंट किया, सब वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, क्योंकि आपने फिर पर पीस में बेचना शुरू कर दिया। फिर आप ऐसे सोचो कि जिन चीज़ का आप छोटे पैकेट्स बना सकते हो, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स का ये पैकेट बनाने का आजकल बहुत बिजनेस है, मतलब ड्राई फ्रूट्स मान लो 1000 रुपए केजी कोई आइटम आता है, अब आपने उसका 50-50 ग्राम के पैकेट बनाए या 100-100 ग्राम के पैकेट, और 100-100 ग्राम का पैकेट, उसकी पैकेट की अच्छे से ब्रांडिंग, उसका उसमें मतलब छटे हुए एक पर्टिकुलर साइज के वो, या अगर उसके अंदर कुछ सॉल्टिंग या कुछ सीजनिंग डाली है, अब वो नन ऑफ दोज विल रियली कॉस्ट यू, नाउ यू कैन सेल दैट पैकेट फॉर मे बी 200-300 रुपीज पर पैकेट। मैं दाल में, मतलब दाल कोई ब्रांडेड दाल थोड़ी है, चावल कोई ब्रांडेड चावल थोड़ी है, तो दाल चावल आप सोचो, जब टाटा ने डिसाइड किया कि नमक हमें टाटा नमक करके बेचना है, तब तक नमक का कोई सिंगल ब्रांड ही नहीं था। आज भी आप देखो ना, नमक 2-3 ब्रांड के अलावा नमक ही नहीं आता। वो तो क्योंकि एक तरफा मार्केट ले गया हूँ। आई एम सेइंग यस, बट आई एम सेइंग ऐसी वाली हर चीज में पड़ी हुई है। अजवाइन का कोई ब्रांड है क्या, आपको पता है क्या? बंधनी हींग आपको पता होगा शायद। हींग पता है? हाँ, क्यों नहीं है अजवाइन? नाइस। तो ब्रांड वाले खेल पे आते, तो ऐसे चाहे मसाले हो, चाहे खाने का हो, चाहे ये जो आजकल ये मखाने को लेके चल रहा है, मतलब मेरे दोस्त की ब्रांड 100-125 करोड़ की स्केल कर दी मखाना भी। हाँ, मतलब बहुत सारे हैं, एंड टू मेनी ऑफ देम आर बीइंग क्रिएटेड एवरी डे। तो उस टाइप के जो भी सामान आप पैक कर सकते हो, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि खुला सामान बिकेगा नहीं, अभी भी मतलब नीचे बहुत सारी जनता है इंडिया में, हर तरह के उसके लिए प्रोडक्ट के लिए कस्टमर सेगमेंट है। 140 करोड़ लोग हैं और हर सेगमेंट में 10-10 करोड़ लोग तो हैं ही हैं, तो 13-14 सेगमेंट हैं। कुछ लोग आज भी वो नमक ढेले वाला लेके ही रखते हैं, उसी में से थोड़ा सा तोड़ करके खा लेते हैं, और कुछ लोग अब मतलब उनको वो स्प्रिंकलर वाला ऐसे वाला मतलब नमक चाहिए जो हाथ के हाथ ऐसे घुमा के निकालेंगे। धंधे में मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऐसे कैसे हिंदुस्तान में धंधा क्या कैसे बनता है, क्या खरीदती है हिंदुस्तान की जनता, कौन सी चीज़ों पे भरोसा नहीं करती? व्हाट हैव योर लर्निंग्स बीन? पहली बात तो जो हिंदुस्तान की जनता वाली जो बात है, वो जनता, हिंदुस्तान एक कोई कॉमन सिंगल जनता नहीं है। हर 20-20 करोड़ की 5 हिंदुस्तान 6 हिंदुस्तान है यहाँ पे, तो हर 10-10 करोड़ की जनता बिल्कुल अलग है। और वो हर 200 किलोमीटर पे चेंज भी हो जाती है, और वो हर मतलब 100-200 किलोमीटर पे उसकी वो चेंज भी हो जाती है। तो ये वाला तो पीस आप अपने दिमाग से ही निकाल दो कि जनता क्या खरीदती है, जनता क्या नहीं खरीदती। आप कौन सी जनता को केटर करना चाहते हो, आप डिसाइड कर लो। आप डिसाइड करो, आप अमेज़ॉन बनना चाहते हो, आप मीशो बनना चाहते हो, मतलब हर जगह पे स्कोप। हाँ, मतलब स्कोप दोनों जगह पे इक्वल है, दोनों बराबर है, बड़ा मार्केट है। कहाँ पे कितना प्रॉफिटेबल है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स है, वो अलग बात है, बट स्कोप सब जगह बहुत बड़ा बड़ा है। क्या चेंज हुआ पैसा आने के बाद? बहुत ज़्यादा। क्या चेंज हुआ पैसा आने के बाद? बहुत ज़्यादा। पहले बताते क्या नहीं चेंज हुआ। ठीक है ठीक है ताकि वो आसान है जो मुझे बताना। क्या चेंज हुआ मुझे शायद याद ठीक से पता भी नहीं है। तो ये जो जूते का ब्रांड है, ये हैश पपीज का, ये वन ऑफ द मोस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव जूता है, जो 25 साल से सेम जूता, सेम ब्रांड, सेम डिज़ाइन, सेम यही पहनते हो? यही पहनते हैं।
और जब खराब हो जाता है चेंज कर देते हो, यही हाँ, पहन और एक लाके घर में रखे रहता हूँ पहले से एक्स्ट्रा। ये चेंज नहीं हुआ, और क्या चेंज नहीं हुआ? हाँ, अब ऐसे ही तो जो मकान मैंने खरीदा था 2004 में और 2007 में, हाँ, एक में ब्रजेश रहता है, एक में मैं रहता हूँ, हाँ, 2004 में लिया था और 2007 में लिया था। जब 2004 में मेरा टर्नओवर 4 करोड़ था और 2007 में मेरा टर्नओवर कुछ 16-20 करोड़ था। उसी मकान में रहते हैं हम दोनों जने आज भी। और आज इंडिया मार्ट का कितना टर्नओवर है? हाँ, आज इंडिया मार्ट का टर्नओवर पिछले क्वार्टर का 400 करोड़ था, तो 1600 करोड़ है। तो जो 16 करोड़ के टाइम पे जो मकान लिया था वही 1600 करोड़ के टाइम पे, वही उसी मकान में हम रहते हैं। तो उसमें कोई चेंज। और पैट कितना इंडिया मार्ट का? करीब 500 करोड़ के आसपास साल का। 500 करोड़ पैट पे भी सेम मकान, चेंज नहीं हुआ? हाँ, चेंज क्यों चेंज नहीं हुआ? मकान तो यूजुअली सबसे पहले इंडियंस जैसे ही पैसे कमाते हैं, 500 करोड़ प्रॉफिट अगर कमाते हो सालाना, तो लोग सबसे पहले तो घर ही चेंज करते हैं। मतलब हमने उस समय के हिसाब से काफी स्ट्रेच करके अच्छा घर लिया था, और एज पर रिक्वायरमेंट हमको वो सूट करता है। ठीक है। तो गाड़ी अभी भी सिमिलर टू वही होंडा सिटी है, मतलब वो सियाज हो गई है, होंडा सिटी हो गई है। पर ये सब नहीं कि चलो हम लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और ये सब, वो नहीं जमता मेरे को। क्यों? पता नहीं, मतलब सो मैं अगर मेरे को कंफर्ट के लिए कोई चीज़ चाहिए मैं उस पर पूरा पैसा खर्च करूंगा, लेकिन मेरे को दिखाने के लिए कुछ चाहिए तो वो मेरा जमता नहीं है। ठीक है। तो मैं मार्केट में जाऊंगा अगर मुझे, और जल्दी में शॉपिंग करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंजूसी से करूंगा, बट वट एवर आई लाइक यू वांट टू बाय, आई वुड बाय वट एवर आई, मतलब उस पर क्या लिखा है मुझे दिखता भी नहीं कि वो प्राडा है या क्या गुच्ची है, मुझे उसका ज़्यादातर की स्पेलिंग भी नहीं आती। हाँ, एंड मुझे तो लगता है मुझे उल्टा पैसा देने चाहिए अगर उसके मेरे नाम पे यहाँ पे मुझे ब्रांड लिखना है तो। वो आपको दे। हाँ, मैं क्यों दूँ पैसे? मैं आपका पहले कपड़ा भी खरीदूँ, ऊपर से आपकी ब्रांडिंग भी, आपकी ब्रांड करूँ, सो आई डोंट ठीक है डू दैट। अब जैसे ऐसे ही है मान लो, मतलब तो सम ऑफ दोस थिंग्स डिडंट चेंज। क्या व्हाट डू यू थिंक वन और टू थिंग्स जो चेंज करी? पैसा आने के बाद जो चेंज करा, पैसा आने के बाद एक तो ये चेंज करा कि बच्चों को और घर वालों को पैसे के बारे में बिल्कुल बात करनी बंद कर दी क्योंकि हर क्वार्टर में ऐसे ही छप जाता है। तो पब्लिक होने के बाद। हाँ, दूसरा आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए तो तब भी लाइफ सेम थी जो मैंने, मतलब मकान मैंने ले लिया था या, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोगों को जो ये हम ईसॉप या शेयर्स दे रहे हैं ये कभी लोगों की लाइफ बदल देंगे। तो एक तो आई थिंक हमारा जब हम आईपीओ गए थे तो 15% के आसपास एम्प्लॉयज के पास ओन्ड था। नाइस। एंड हमने 2018 में जस्ट बिफोर आईपीओ 400-500 लोगों को और ऐड किया था उसमें। आई थिंक बाय द गॉड ग्रेस और लकीली वी हैपन टू बी इन द राइट प्लेस राइट टाइम, और ऐसे में अगले 1-1.5-2 साल में आई थिंक हमारा स्टॉक प्राइस रन अप फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया था, वहाँ से आधा हो गया। तो जो हमने आईपीओ किया था वहाँ से अभी भी वी आर लाइक 5x अप, हाँ 500%। तो and that created so much wealth. So at the peak of it, we were like 30,000 crore market cap, and today we are like 15,000 crore market cap. But when we went IPO, it was 3,000 crore market cap. तो हमने तो ऐसे मान के चलो कि हमने 500 करोड़ के शेयर दिए थे उनको, क्योंकि 3,000 करोड़ में 15%। हाँ, लेकिन वो that swelled to depending upon who had how much, ठीक है, who sold when and who had how much. I think it ended up creating 500-700 करोड़ लोगों के लिए massive wealth. For some of them it was wealth, and for some of them it was like a 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़. I think कितने लोगों ने मकान खरीदा, कितने लोगों ने मतलब गाड़ियां खरीदी। मुझे लगता है कि वो मेरा पीस
उसके बाद से मैं 2 बार ESOP और कर चुका हूँ 100 करोड़ के। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उसको इसलिए कर रहा हूँ कि अच्छा या उससे रिटेंशन कोई बढ़ जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा। आई फाउंड दैट दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गिविंग ए लॉक्ड अप मनी टू और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, at least for these corporate employees. बट टेल मी वन थिंग, जैसे आपने बोला कि आपको अमेजोन बनना ही नहीं क्योंकि आप एक जगह सामान उठा के दूसरी जगह नहीं डालना चाहते। अलीबाबा सेम टाइप का बिजनेस करता है ना चाइना में? नहीं, दोनों अलग अलग बिजनेस करता है। ओके। तो रिटेल के लिए वो ये करता है और होलसेल के लिए वो जो जैसे इंडिया मार्ट है वैसा करता है। तो वो जो होलसेल वाला बिजनेस है वो इतना बड़ा बन गया। होलसेल वाला बिजनेस उनका अच्छा कैश काउ बिजनेस है। तो वो करीब $2.5 बिलियन का रेवेन्यू है। $2.5 बिलियन का 1688 बोलते हैं उसको, जो मेन alibaba.com बिजनेस है। और 1688.com है, वो करीब $2.5 बिलियन का बिजनेस है। उसमें करीब वही लिटिल लेस देन 1 बिलियन का प्रॉफिट होता है। और जो उनका जो टाओबाओ टीमॉल वगैरह का बिजनेस है वो सारा वैसे ही है जैसा अमेजोन या ईबे का बिजनेस। ओके। तो बट जैसे वो बिजनेस है तो इंडिया मार्ट क्यों इतना बड़ा बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि हमको बनना नहीं है। हमको वो रिटेल की साइड का ना, रिटेल नहीं, जो $1 बिलियन रेवेन्यू वाला बिजनेस, जो $1 बिलियन रेवेन्यू, आई थिंक वो बिल्कुल जारी है। तब उस हिसाब से देखें तो हम लोग का $200 मिलियन के आसपास रेवेन्यू हो चुका है। अब चाइना और इंडिया के मतलब साइज में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी यहाँ की उतनी बड़ी नहीं हुई है अभी जितनी बड़ी चाइना। ग्लोबली भी बेचता है ना, तो अली एक्सप्रेस करके आप नहीं बेचते ग्लोबली, क्यों ऐसा? तो हम वो बेचता है मतलब एक तो 2 अलग अलग पीसेज हैं। एक तो वो क्या करते हैं कि ग्लोबली मतलब उन्होंने उनके यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। एक है china.alibaba.com, एक alibaba.com। alibaba.com के थ्रू ग्लोबली बेचते हैं। जो alibaba.com के थ्रू वो ग्लोबली बेचते हैं, और जो china.alibaba, क्योंकि उनका जो दोनों प्लेटफॉर्म है, एक चाइनीज लैंग्वेज में है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। इंडिया में दोनों इंग्लिश में लैंग्वेज में होने की वजह से 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म रख पाना मुश्किल है। मेरा भी है export.indiamart.com, बट वो export.indiamart.com पे, क्योंकि मैंने तो 2010 में बंद कर दिया था, मतलब एक्सपोर्ट की तरफ से पूरा फोकस। क्यों? एक्सपोर्ट का ग्रोथ ही 2007 के बाद से, क्योंकि 2007 में क्या हुआ कि तो फिर 2010 में बंद क्यों कर दिया? 2007 से ग्रोथ ही हुआ तो 2007 के बाद से ही ग्रोथ होनी बंद हो गई थी। अच्छा। तो 2010 में फाइनली जाके बंद कर दिया हमने। बंद मतलब उसकी तरफ पूरा पिवट ही कर दिया कि अब हम डोमेस्टिक बनाएंगे, क्योंकि 2007 के पहले डोमेस्टिक इंक्वायरी हम डिलीट कर देते थे। अगर कोई आ भी जाती थी बिटवीन 2004, 5, 6, 7 रखते नहीं थे तो हम डोमेस्टिक इंक्वायरी, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं थी। और हम मतलब स्पेशली जाके डोमेस्टिक सेलर्स को साइन अप नहीं करते थे, एक्सपोर्टर्स को ही साइन अप करते थे। पहचानने का कोई तरीका नहीं था, मतलब सामने वाले को बोलना चाहिए कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अब पहचानने का तरीका है, आईसी कोड है, ये है वो है, उस समय में होता नहीं था। ठीक है। तो फाइनली क्योंकि एक तो पहली बारी रूपी 44-45 रुपए से घट के 38 रुपए का हो गया था, मतलब स्ट्रांग हो गया था। तो हमारी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी। उसकी वजह से वो एक्सपोर्ट स्टैग्नेट हुआ। फिर उसके बाद 2008 में वो हो गया, क्या कहते हैं, ग्लोबल क्राइसिस, डिमांड कम हो गई। फिर 2009 में इंडिया में अचानक से कुछ और क्राइसिस हुई, तो वो 2-3 साल तक एक्सपोर्ट बिल्कुल ठंडा हो गया। हाँ, मतलब जहाँ था वहीं था। एंड उससे पहले वो 20-25% हर साल ग्रो कर जाता था, 20-25%। तो चूंकि ग्रोथ हो नहीं रही थी एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक में मार्केट बढ़ते चला जा रहा था, तो हम लोगों ने इंडिया मार्ट को डोमेस्टिक बना दिया। तो एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी, अब आज एक्सपोर्ट में दोबारा से अपॉर्चुनिटी है। तो 2020 से हमने 10 साल तक वो मार्केट खाली करके रखा कि कोई जना आओ बनाओ एक्सपोर्ट। हम डोमेस्टिक में बिजी हो गए, कोई नहीं आया, किसी ने एक्सपोर्ट का कुछ भी नहीं बनाया। मतलब जिसने बनाया उसने अपना ट्रेडिंग का बिजनेस बनाया। तो कुछ लोग आए जिन्होंने एक्सपोर्ट की मैं खरीदूंगा मैं बेचूंगा, बट मैं खरीदूंगा मैं बेचूंगा वो आप एक कैटेगरी में कर सकते हो, एक सिटी में कर सकते हो, एक कंट्री में कर सकते हो। इंडिया में अगर आपको ये मैं करना है और उसमें से 20% 30% कमीशन कमानी है, तो आप ज़्यादा लोगों के हल का काम नहीं कर पाओगे। मतलब गूगल में क्या है पता नहीं किस किस का फायदा होता है, ट्रू। व्हाट्सएप में क्या है पता नहीं किस किस का फायदा होता है।
मतलब हर आदमी उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करके फायदा निकालता है। यूट्यूब में क्या है, मतलब किस किस तरह से इस्तेमाल होता है, किसी ने ये थोड़ी सोचा था। तो ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कैटेगरी, बहुत तरीके की कैटेगरीज को हैंडल कर लेते हैं, बहुत तरीके के यूज केसेस को हैंडल, दे प्रोवाइड अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सम काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सम काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वाइल मतलब अगर आप अमेजोन की खुद की भी कहानी पढ़ोगे तो उन्होंने पहले कई महीनों तक या 1 साल तक केवल और केवल बुक्स किया। पहले बुक्स को परफेक्ट किया, फिर बुक्स के बाद म्यूजिक प्लस बुक्स किया, एंड फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अब मैं कुछ और सामान लेकिन खुद बेचूंगा, मार्केट प्लेस मॉडल भी नहीं। 2014 में जब इंडिया में उनको फोर्स किया गया मार्केट प्लेस मॉडल में, 13-14 में, तब उन्होंने वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस मॉडल खोला है। तो उससे पहले देवर लाइक हम खरीदेंगे और हम बेचते हैं सामान। अमेजॉन वॉज अ नॉट अ रीसेलर, ही वॉज द सेलर, ही वॉज competing with Barnes and Nobles, he was competing with, so he was a retailer by himself. But 2014 में जब उनको लगा कि इंडिया में तो मार्केट प्लेस मॉडल ही करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक दे लर्न फ्रॉम इट एंड दे ओपन वर्ल्ड वाइड। तो आज भी अब उनका जो टोटल GMV या कुछ होता है उसका एक लार्ज परसेंटेज पहले वो सेल्फ रिटेल में है, जो वो खरीद के बेचते हैं या जो उनका प्राइवेट लेवल है, एंड अब ऑलमोस्ट 50-50% या ऐसे कोई नंबर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या, 40-60 होगा या 50-50 जो मार्केट प्लेस हो गया है अब जा करके। तो आई थिंक उनको वो लेकिन मुझे लगता है कि वो एक वहाँ पे थोड़ा सा एथिक्स का प्रॉब्लम है। क्या? अब जब तक वो आप सेल्फ रिटेल का बिजनेस कर रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप करो सेल्फ रिटेल, आप जो सामान लाओ ट्राई करो, बेचो, मार्केट में स्टडी करो। अब आपने मार्केट प्लेस चला दिया और मार्केट प्लेस के साथ आप सेल्फ रिटेल भी चला रहे हो। मार्केट प्लेस आपको मार्केट प्लेस अगर आपको चलाना है तो अंधा कानून बन के फिर चलाना पड़ेगा। मतलब आप मार्केट प्लेस में आपको सब दिखता है। अब मैंने आपको यहाँ बैठ के इतनी सारी बातें बताई, कहाँ क्या हो रहा है, तो मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। मतलब अगर जब व्हाट्सएप कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिखता, तब भी उसको बहुत कुछ दिखता है। मतलब he can't read and he is right, he can't read your messages, he can't really read your messages, okay, but किसने किसको कब, इतना तो दिखता है ना। कुछ डेटा पैटर्न तो डेटा तो है, कुछ तो डेटा पैटर्न दिखता है ना, और वहां तो सब कुछ दिखता है कि कौन से शहर में कौन से पिन कोड में कौन सा सामान कहाँ पे से बिकना शुरू हुआ, कौन सा चलना शुरू हुआ, कौन सा किस मार्जिन पे बिकता है, किस जगह से ओरिजिन है, कहाँ पे जाता है, कहाँ कंजम्पशन है, और वहीं पे आप खुद भी एक रिटेलर हो। मतलब तो ये तो थोड़ा मतलब इसका जवाब आप कैसे दोगे, मतलब बाद में जाके ऊपर कि जहाँ लोग बेच रहे हैं, जहाँ पे पॉकेट्स अच्छी दिख रही है, वहाँ पे अपना सेल्फ ब्रांड बना के प्राइवेट लेबल, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लेबल करो या आप, बट ये सब नहीं करते। ये अमेजोन नहीं, ये डीमार्ट भी करता है। डीमार्ट कहाँ करता है? क्यों? खुद की ब्रांड चलाता है अंदर। खुद की ब्रांड की बात नहीं है, जो कुछ भी बेचता है खुद ही बेचता है ना, वहाँ कोई मार्केट प्लेस तो नहीं है ना। लेकिन देखो, नहीं वहाँ मार्केट प्लेस नहीं है। नहीं, देखो बता, जो भी हैं लोग, पहले अगर आप मान लो आप एक दाल बेचने वाले हो, आप अपनी दाल डीमार्ट को देते हो। मतलब डीमार्ट ने दाल मुझसे खरीदी, पैसे लिए दाल खरीदी, डीमार्ट ने पैसे लगाए दाल खरीदी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी ये डीमार्ट का वो था। बट फिर उसके जहाँ पे कम बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, वहाँ पे फिर वो अपनी प्राइवेट लेबल बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट लेवल से प्रॉब्लम नहीं है। तो अमेज़न भी प्राइवेट लेबल ही नहीं आप, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट लेवल की भी बात नहीं है। मैंने मान लो ढूंढ के लेके आया कि टाटा का नमक मुझे बेचना है, पता नहीं अभी तक नहीं बिकता था, लाइक शायद मैंने लेके आया, मैंने बेचना शुरू किया। अब जब थोड़ा ज्यादा बिकने लग गया तो उसने टाटा से डायरेक्ट कांटेक्ट करके टाटा का ही नमक, मैं ये नहीं करा कि खाली वही बेचना है, उसने एक दूसरे नमक वाले से बात करी और नहीं वही टाटा का, तो दोनों काम किए उसने। पहले तो ये काम किया, अच्छा नमक ज्यादा बिकता है इसलिए एक मेरा प्राइवेट लेवल भी होना चाहिए,
और टाटा का नमक ज़्यादा बिचलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट टाटा नमक से भी ले सकता हूँ। तो उसने जिस आदमी ने आपको टाटा नमक का रास्ता बताया था, आपने उसको भी बाईपास किया और टाटा को भी बाईपास किया बाय डूइंग दी। सब नहीं करते, ये करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एथिकल है। हाँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये I'm asking, नहीं, मार्केट प्लेस के वॉलमार्ट भी करता है, डीमार्ट भी करता है। मार्केट प्लेस कोई नहीं चलाता। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। आपको डिमांड सप्लाई का ओरिजिन पता करने के लिए मार्केट प्लेस, वो ना तो मार्ट करता है ना डीमार्ट करता है, वो आप बाहर से जाइए पता कीजिए। तो अगर आप मार्केट प्लेस चला रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आप ब्रांडेड सामान बेच रहे हैं और उसमें आप अपना प्राइवेट लेवल बेच रहे हैं, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उस पर मैं कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। तो 3 लेयर है अलग अलग। आप अपना प्राइवेट लेवल बेच रहे हैं, आप ब्रांडेड सामान बेच रहे हैं खुद से, और आपने वहाँ पर दूसरों का सामान लगा रखा है कि नहीं नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में तो ये बीच वाला और ये पहला वाला अलाउड ही नहीं है। लास्ट वाले में भी सर्विसेज तो देना, लॉजिस्टिक्स ज्यादा सर्विस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन वहां से जो डेटा मिल रहा है उसी डेटा, इसीलिए तो पूरे इंटरनेट पे हॉरर स्टोरी पड़ी हुई है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, माय पॉइंट इज नॉट, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सबके सब करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ब्रांड नहीं कर रही, इट्स नॉट जस्ट Amazon, इट्स ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड जिसने भी अपना वो बनाया है। देन व्हाई इट इज बैंड इन इंडिया? व्हाई इट इज बैंड इन इंडिया? Why it is banned that if you are running as a marketplace, you cannot be a seller on platform? तो लॉ ऐसा क्यों है? पर बहुत सारे वेज है ना, लोग जो करके कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो लॉ, लेकिन तो आई एम सेइंग स्पिरिट ऑफ द लॉ। मैं सिर्फ स्पिरिट ऑफ द लॉ पढ़ता हूँ कि अगर मैं, मतलब मुझे जितना डेटा दिखता है उसको देख करके मैं अपना बिजनेस चालू कर दूँ। फ्लिपकार्ट करता है ऐसा? हाँ, उनको भी नहीं अलाउड है, बट करता है। अलाउड ही नहीं है कर, तो इंडिया में तो नहीं करते हैं दोनों लोग। इंडिया में दोनों लोग नहीं करते क्योंकि इंडिया में अलाउड नहीं है। अब पीछे से क्या करते नहीं पता, इंडिया में नहीं करते। इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है ये करना। इंडिया में देयर आर नो Amazon सेलर, देयर इज नोबडी Amazon इन्फ्लुएंस सेलर और फ्लिपकार्ट इन्फ्लुएंस सेलर। एवरीबडी इज प्योर मार्केट प्लेस। देन एंड नायका भी नहीं करती है। नायका भी नहीं करता। नो, नायका इज अ रिटेलर। नायका डज नॉट डू मार्केट प्लेस। Nykaa is not a market. पहले खरीदता है फिर। Nykaa is a reseller or a first party seller. So they can do it. They should do it. As a marketplace you should. क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब my point is ethics में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस लगाते हो तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। मैंने केवल लोग लाने की तो इन्वेस्टमेंट करी ना इन्होंने। कौन से लोग लाने की? Amazon के प्लेटफॉर्म पे लोग जो आते हैं, जैसे मैं कभी उस प्लेटफॉर्म पे गया तो मैं तो Amazon ने ऐड करी तभी गया। ऐसा नहीं है, आपके पास वो सामान था Amazon के इसलिए गया आप। Amazon ने ऐड करी कि मेरे पास सब मिलेगा, आके ढूंढो, तो जाके मैंने ढूंढा। इंडिया मार्ट ने कभी ऐड नहीं करी, तब भी तो लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इट इज बिकॉज SMEs ने अपना प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट किया, इसलिए लोग इंडिया मार्ट पे आते हैं। हमने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसकी वजह से SMEs को हमने हेल्प करी लिस्टिंग विस्टिंग करने में। हमने कभी नहीं ऐड किया, तब भी लोग आते हैं। बट आप एक इंसान को, मतलब मोस्टली एज फार एज आई नो इंडिया मार्ट बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, मतलब कस्टमर डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को एक पेन भेज दो, तो एक पेन नहीं खरीदते ना लोग यूजुअली। मेजरली एक पेन जाके Amazon पे लोग खरीदते हैं, इंडिया मार्ट पे नहीं खरीदते। मैं 500 पेन खरीद के अपने उधर मोहल्ले में दुकान चलाऊं, सो दैट्स अ डिफरेंट। योर बिजनेसेस सर्विंग बिजनेसेस, ठीक है। इधर बिजनेसेस सर्विंग डायरेक्ट कंज्यूमर्स, बट देन यहाँ एंड देन कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर Amazon लेके आया, तो Amazon एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेसेस को कि मैं लाखों करोड़ों बिजनेसेस लेके आऊंगा जो तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कि तुम लाखों करोड़ों बिजनेस कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेच सकते हो। Isn't that possibly? Possibly. क्योंकि ऐड कर करके मैं तो Amazon पे इसीलिए गया ना, और तब आज जाके शायद that doesn't give you, आप ऐड करके लाए, आपने बहुत मेहनत करी, सब करके लाए, इसका मतलब आप मेरा मिसयूज करोगे? नहीं ना। That doesn't give you the power to misuse my data, read my data and misuse my data. That's the only point I'm saying. ठीक, आप लाए, इस वजह से मैं आया आपके प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने, लेकिन आप मेरा डाटा पढ़ करके मिसयूज तो नहीं करना है। That doesn't give you the right to do it. हाँ,
आपने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इसका मतलब आप मुझे गाली तो नहीं दोगे या मुझे मेरी जीवन भर की सैलरी में से वो तो नहीं कर लोगे ना। तो ये सिंपल पॉइंट इज दैट। And all over the world a lot of people do this, right? Yeah, this is an ethical problem जो आपको लगती है कि this is something that you would never do. हाँ, मतलब if I have to do that, I mean, फिर वो दूसरी बात है। बट मैं यहाँ से देख करके ऐसे नहीं यहीं पे काटना शुरू कर दूँ, ये मुझे थोड़ा। And ये personal ethics call you took since the beginning? मुझे तो शुरू से ऐसा लगता था, पहले so much so कि हम तो पहले मतलब आज भी हमारे यहाँ पे बायर सेलर का कोई भी कम्युनिकेशन आपस में इजीली किसी को एक्सेसिबल नहीं होता पूरे एम्प्लॉइज में। मतलब इजीली मीन्स कि बहुत ही सीक्रेटली कहीं पे किसी को, मतलब बायर सेलर के बीच की कम्युनिकेशन या बायर, वो हम लोग ऐसा मानते हैं वो आपस की बात है, आपके लोगों की बात है। मतलब हमको कभी कभी देखने की जरूरत पड़ती है जब हम मुझे फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट और फ्लो, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस। हाँ, बिल्डिंग। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि ब्रांड जो है ना, ब्रांड नीचे तक जो पेनिट्रेट किया हुआ है वो बहुत कम है। मतलब वो जो टाटा नमक जैसा ब्रांड है, डिटॉल जैसा ब्रांड है, यूटिलिटेरियन ब्रांड है, द ओनली ब्रांड एग्जिस्ट, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो मार्केट है बहुत बड़ा भी, वो मार्केट बहुत बड़ा है। बाकी लोगों को मतलब जो ये वाला ब्रांड है जिसको आप बोलते हो, मतलब कि मुझे पोलो मतलब जोडियक की शर्ट पहननी है, या वो बहुत छोटा सा ब्रांड, मतलब है वो भी बहुत बड़ा। मतलब इंडिया, जब मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा, फिर भी 10 करोड़ लोगों का ब्रांड है। तो मतलब इंडिया में जब आप बोलते हो कि बहुत छोटा है ये मार्केट, तो 10 करोड़ का है, 10 करोड़ लोगों का, विच इज लाइक 2 बड़ी कंट्रीज का यूरोप का। बहुत छोटा मार्केट हमारा 500,000 करोड़ का इन रेवेन्यू। हाँ, मतलब 10 करोड़ लोगों का मार्केट में। तो मतलब हर चीज के लिए इंडिया में ना 10-10 करोड़ के अगर आप लाओ तो 14 इंडिया हैं। 10-10 करोड़ के अगर आप बनाओ, और 10 करोड़ से ऊपर टोटल में आई थिंक केवल 10 कंट्रियां हैं जो 10 करोड़ से ऊपर हैं, या और भी कम। मतलब अगर एक्चुअली में इंडिया चाइना के बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यही लोग 10-10 करोड़ के ऊपर हैं, बाकी सब 5 करोड़ या उसके भी नीचे। तो इफेक्टिवली जब मैं आई एम सेइंग 10 करोड़, जस्ट इमेजिन 10 करोड़ का मतलब यू आर टॉकिंग टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब just leave out the top 5, billions of dollars in revenue in billions of dollars in revenue. So there is enough market for. But is it changing? Are you seeing any change? Yeah, obviously. So India में always this whole migration from नीचे, जब आप बोलते हो कि ये 30 साल के लोग हैं, और ये 30 साल के लोग across the value chain है, और across these geographical segment और demographic segments हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ा माइग्रेशन जिसको एस्पिरेशनल बोलते हैं वो हर जगह पे है। तो अगर आप देखो तो गांव में या जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब गरीब तबके का आदमी होगा, तो उसकी पहली एस्पिरेशन है साइकिल, पहली एस्पिरेशन है मोबाइल, पहली एस्पिरेशन है रेडियो, खाना, मतलब खाने के बियॉन्ड में, रोटी कपड़ा और मकान के बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो पहली एस्पिरेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए पहली एस्पिरेशन है यार एक 2 व्हीलर। बहुत सारे लोगों के लिए पहली मारुति और या पहली एक मिनी स्मॉल कार इज अ नीड एंड एस्पिरेशन। ये जो पीछे बहुत दिन से चल रहा था कि सन 2020-21 के आसपास कि बस अब 2 व्हीलर का तो मार्केट खत्म हो गया, वो तो मतलब जिनको मारुति छोटी कार लेनी थी वो सब ले चुके, अब तो केवल एसयूवी बिकेगी। दिस इज नॉट, दिस इज रॉन्ग पिक्चर बीइंग पेंटेड, बिकॉज उनकी कमाई घट रही है या उनकी कमाई स्टैग्नेंट हो गई है, और इनकी कमाई बढ़ रही है, इसलिए ये वाला पीस बेच रहा है। सो इट्स वेरी रॉन्ग टू फोकस ऑन आइदर और। आज यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, कल वहाँ ज़्यादा ग्रोथ थी, लेकिन यहाँ की ग्रोथ अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी सारी मोटरसाइकिलें घूम रही हैं इंडिया में या स्कूटरें घूम रही हैं, तो उतनी सारी कारों की भी मार्केट कल सुबह होगी। कल मतलब परसों होगी, जब होगी। एंड सेम इट हैज़ हैपेंड इन चाइना।
मतलब आप जाके देखो पहले कितनी साइकिलें होती थी। मतलब अगर आप सन 70s के टाइम की कोई स्टोरी पढ़ोगे चाइना की, मतलब साइकिल पे पूरा चाइना चलता था। चाइना को मतलब साइकिल के उससे जाना जाता था। आज अमेरिका से ज्यादा कार चाइना में चलती है। तो वो आई थिंक इट इज दी, आप फ्लाइट के बारे में देखो, मतलब शंघाई, ये जो चाइना की 10 बड़ी सिटीज हैं, उनके बीच में इतनी हवाई जहाजें हैं, मतलब जितनी आप अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे 1 करोड़ लोग अभी उस मिडिल वाले ब्रैकेट में हैं, या 100 करोड़ लोग। तो वो आई थिंक जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर को मूवमेंट होएगी, आप वही सेम चीज अगर आप पेरिस में जाके देखोगे, ज्यादातर लोग सारे ऊपर वाले हैं। तो आपका पिरामिड कहाँ है? whether your pyramid is inverted or whether your pyramid is like this, or how is your demographic looking like? Is your demographic like fat, ऊपर से भी छोटी, नीचे से भी छोटी, बीच में बहुत बड़ी? अभी हमारी डेमोग्राफिक बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड है। वो कभी कभी थोड़ी बहुत कहीं कहीं बल्जिंग या कहीं कहीं सिकुड़न आ जाती है। किसी बल्जिंग ऑन द टॉप, It is always bulging everywhere. Last 2-3 years the conversation is last 2-3 years suddenly bulging on the top. हाँ, कि लोग बोले ऊपर पैसा बहुत बढ़ रहा है तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाओ। अभी एक वो आएगा, क्या कहते हैं, करेक्शन मार्केट। हाँ, मार्केट करेक्शन, या एक वो फिर थोड़े दिन में ठीक हो जाए। सी वाटर विल फाइंड इट्स लेवल्स। यू थिंक दैट कि एक करेक्शन है, कुछ आएगा और ऊपर से नीचे आ जाएंगे लोग? मतलब होता रहता है। आई थिंक इंडिया में बहुत रेजिलियंस भी है और बहुत वो भी है, एज कंपेयर टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे हम बहुत चीज़ों में ख़राब हैं, मानता हूँ मैं। नहीं हुई हमसे मैन्युफैक्चरिंग अभी तक, नया हुआ पर पोल्यूशन कंट्रोल, बट फिर भी हमारी आरबीआई भी फेल नहीं हुई, हमारा एनपीसीआई भी अच्छा है, हमारा मतलब रियल एस्टेट फ्रॉड भी कम से कम है, मिनिमल है। जो था भी बॉम्बे में, वो भी मतलब यहाँ माफिया था, दिल्ली एनसीआर वगैरह में तो कभी था भी नहीं। तो आई गेस लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर, फ्रीडम टू टॉक लाइक दिस। I don't think you have this kind of a freedom to talk in many countries. Freedom to do your own religion, freedom to do your own thing. तो I think हर चीज हर जगह नहीं होती। Yes, you are right. Some of the things are infrastructure वगैरह, टैक्स का सही इस्तेमाल करना, सही तरीके से टैक्स करना होना चाहिए, हो रहा है। एवरी पासिंग गवर्नमेंट दैट कम्स, उसने 4 काम करने होते हैं, उसमें से 2 अच्छे भी निकल पड़ते हैं, 2 खराब भी निकल पड़ते हैं। सो आई थिंक we have done right also. हाँ, we have done right in every government. I mean, not that one or two governments in this government or in that government. तो राजीव के गवर्नमेंट में कंप्यूटर वाली बात अच्छी हुई, C.dot वाली बात अच्छी हुई, मनमोहन जी मतलब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये अच्छा हुआ, 91 का रिफॉर्म अच्छा हुआ, लेकिन 93 की बाबरी मस्जिद भी उसी में तोड़ी गई। तो वाजपेयी जी के ज़माने में न्यूक्लियर टेस्ट हमने दोबारा किया, हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डाला। अब आज जो हम आधार और यूपीआई बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में सबसे ख़राब टर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो यूपीए का सेकेंड टर्म बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी का जो आखिरी 2009 से 14 का था, उसमें उसकी नींव रखी गई, सारा काम हुआ। आधार उस समय शुरुआत हुई, एनपीसीआई उस समय शुरुआत हुई, आज वही। सो आई गेस कब किसका किया हुआ कब सही बैठता है, कब गलत बैठता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब वो 2004 से उसके लिए मैक्सेसे प्राइस मिला था केजरीवाल जी को। तो आई गेस मोदी जी ने इतनी सारी चीज़ें अच्छी चालू करी। मनरेगा, आज भी मनरेगा के नाम से जानते हैं, मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। तो एजुकेशन शायद जब
इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे तो लोगों ने वो शायद पैसे लेकर के मतलब इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने शुरू हुए थे। लेकिन आज वही इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वजह से पिछले 20 साल में इतना नहीं तो अगर वो प्योर गवर्नमेंट में फंसा रहता तो इतने सारे बन ही नहीं पाते, जॉब हो ही नहीं पाती। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स जो टीवी पे पैसे ले लेकर के लोगों को लाइसेंस दिए गए, 500 टेलीविज़न चैनल हो गए हमारे यहाँ। अगर वो नहीं होता तो इतनी इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी या नहीं आती। तो आई गेस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन वेल एंड वी विल कंटिन्यू टू डू वेल बिकॉज जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी जुडिशरी है, वो सभी जगह थोड़े बहुत बैड एप्पल्स होते हैं, बट बाय एंड लार्ज we have done good. We have done good and we continue to do well. If आज आप 25-30 year old होते and आपको कोई business start करना होता तो क्या करते? आज? With all the knowledge that you have and the time जिस time में हम जी रहे हैं. तो मैं तो देखो थोड़ा टेक्नोलॉजी बफ रहा हूँ और मुझे तो पिछले 5 साल से 10 साल से दोबारा बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। तो मेरा काफ़ी मन है कि यार इस वाली रेवोल्यूशन को मैं जरा ढंग से देखना चाहता हूँ 20-25 साल और। तो अगर मैं 25 साल का होता तो शायद इस डायरेक्शन में कुछ करता। तो ऐसे कोई पिन पॉइंटेड एग्जाम्पल या बिजनेस जो आप करते कि मज़ा आता था? अब पिन पॉइंटेड एग्जाम्पल तो कोई ऐसे एग्जैक्ट क्या बिजनेस चालू करते? सो आई डोंट थिंक आई वुड हैव जब मैंने इंडिया मार्ट भी चालू किया था तो मुझे कोई अंदाज़ा था कि मुझे एग्जैक्ट क्या करना है। तो इफ़ आई गो बैक टू मतलब जब मैं वहाँ से आया कि मुझे कुछ तो करना है, तो मुझे बस इतना ही करना था कि मुझे कंप्यूटर में कुछ करना है, इंटरनेट में कुछ करना है, इंडिया में कुछ करना है, बस। तो आज मोबाइल पे कुछ करना है, हाँ मोबाइल में कुछ करना है, कुछ करना, और इंडिया में करना, रोबोटिक्स में कुछ करना है और इंडिया में करना है, that's it. Well, thank you so much. Thank you. Thank you for coming here. It's pleasure having you. I hope you got what you wanted. वो तो बताइए हमारे व्यूअर्स, कस्टमर्स बताइए। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको पता है आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।